हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोड। दोस्तों, आईसीआर ने अपने एग्ज़ाम का डेट दे दिया है। अब सारे लोग बहुत ही लगन के साथ लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए हम लोग इसी सिलसिले में आज शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। ये जो सोशल साइंस का एक पार्ट आता है ज्योग्राफी का, इसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था उस पर आधारित मैंने क्वेश्चंस को इधर लिया है, उसी बुक से लिया है जिस मैंने बुक को रिकमेंड किया था आपके लिए। ये देखिए, इसका पहला पार्ट है भारत का भूगोल सामान्य परिचय। इसमें हम लोग बस एक मतलब ये कर सकते हैं कि इसमें लाइन वाइज क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर सारे क्वेश्चन हैं, इनको देखते जाएंगे और इससे हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला है, भारत की मुख्य भूमि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा जब हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये पूर्वी देशांतर में भारत का विस्तार है। बढ़ते हैं आगे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32 87 263, इस तरह से करके आपको याद रखना है। लाख करोड़ जो है भूल जाइए उसको, आपको याद कैसे रखना है। 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांव कितने हैं? तो ये 6,40,932 गांव हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? देखिए, अभी 2021 की जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है, इस कारण 2021 की जनगणना से नहीं पूछा जाएगा, आपसे 2011 ही पूछा जाएगा। क्योंकि कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि चल तो रहा है 2022 2021 में जनगणना हो गई होगी, तो इसके बारे में पूछा जाएगा नहीं। जब तक रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती तब तक उससे नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो 6,40,932 गाँव हैं, ये पिछला जो डिटेल्स है उसके हिसाब से। भारत स्थल मंडल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पे? 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। ये भी 2011 के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि आपके लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अब बात आती है कि उष्ण और उपोष्ण का मतलब, जैसे ये ग्लोब लेते हैं, इसमें आपके सामने ये विषुवत रेखा हो जाती है और यहाँ पे आपकी कर्क रेखा और मकर रेखाएं हो जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र आता है, ये बीच वाला जो क्षेत्र आता है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण, और इसके बाद का जो क्षेत्र आता है इसको बोलते हैं हम लोग उपोष्ण, मतलब उष्ण भी है और ठंडा भी है। तो भारत जो है ये दोनों में मिल रहा है। ठीक है, भारत का विस्तार इन दोनों में है, इसलिए कह सकते हैं कि भारत में उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य कौन कौन हैं? तो शुरू करेंगे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने के लिए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कई लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि मित्र पर गमछा झार, उससे जैसे मन कर आप याद कर सकते हैं। लेकिन जब यदि ऑर्डर दे दे सजाने के लिए तब आप उसमें भूल जाइएगा। तो आपको याद कैसे करना है? तो मैप के हिसाब से चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से करके आप इसको याद कर सकते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर का ऑर्डर दिया हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देखिए, यहाँ पे आप सोचेंगे कि उत्तरी राज्य में आप हिमाचल प्रदेश क्यों कह दिए, आप जम्मू कश्मीर क्यों नहीं कहें? तो भाई आपको समझना चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से ये कह दिया गया कि अब जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी हो गया। तो राज्य वहाँ सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे उत्तर में? तो हिमाचल प्रदेश है। इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। ठीक है, देखिए अंडमान और निकोबार जो है वो मेनलैंड में नहीं आता है, वो द्वीप समूह है। तो ऐसा यदि पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला करके सबसे दक्षिण में कौन है या सबसे उत्तर में कौन है, तो आपको इस तरह से बताना है कि सबसे उत्तर में लद्दाख है और सबसे दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। देखिए मैंने बता दिया इधर,
मेनलैंड जिसको हम मुख्य भूमि कहते हैं उस पर आप कन्याकुमारी को टिक करेंगे। और यदि पूछे कि सबसे दूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन है, चाहे वो मतलब राज्य का है या केंद्र शासित प्रदेश, सबको मिला करके, तो उसमें आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पे है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में है। अब आप पूछेंगे कोल मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत बड़ा सा बर्फ का पूरा टुकड़ा होता है, उसमें यदि कोई होल जैसा हो तो उसी चीज़ को मतलब टेक्निकली ज्योग्राफी के हिसाब से कोल कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया क्या, इंदिरा कोल रख दिया गया, इसका नाम इंदिरा कोल रख दिया गया। और जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा उसको इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। इन दोनों बातों का आप केयर करेंगे कि इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम है और उत्तर वाला बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है, जो लद्दाख में पड़ता है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु, देखिए पूर्वी बिंदु आपका है किबिथू। किबिथू कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ये पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु की जब बात करेंगे तो एक जगह का नाम है गुहार मोती, ये कहाँ पे है, गुजरात में। गुहार मोती कहाँ है, गुजरात में। इस तरह से आप देश का चारों कोना आप याद कर चुके हैं, ठीक है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक, ध्यान रखिए कहाँ से कहाँ तक, पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से इधर की हम बात कर रहे हैं, ये पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। तो इसको 2933 ना याद करके आप सीधा याद रखेंगे 2933, क्या याद रखेंगे, 2933 है। तथा उत्तर से दक्षिण की जब बात करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की जब हम बात करेंगे, तो ये 3214 किलोमीटर है। यानी कि 3214 ऊपर से नीचे और 2933 बाएं से दाएं, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको भी दिखता होगा जब मैप आप देखते होंगे कि भारत ऊपर से नीचे लंबाई ज़्यादा दिखती होगी, चौड़ाई कम दिखती होगी, तो उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि 2933 है इसकी, मतलब पश्चिम से लेकर पूरब तक की लंबाई, और उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की हम देखिए बता रहे हैं, 5422.6 किलोमीटर। और द्वीप समेत जितने हमारे द्वीप हैं उन सबको यदि ले लेते हैं तो हमारी जो तटीय सीमा होती है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। द्वीप समेत कहेंगे तो 7516.6, द्वीपों को छोड़कर कहें केवल स्थलीय मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, तो 5422। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछेंगे, देखिए ये तटीय सीमा है, मतलब पानी से लगा हुआ 5422 है, और स्थल से जुड़ा हुआ सीमा कितना है, 15,106.7 किलोमीटर। इन सभी बातों का आप केयर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करते हैं तो ये होता है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये मेनलैंड से भी ज़्यादा, इसका 1962 किलोमीटर इसका टोटल मतलब समुद्र से बाउंड्री है। गोवा राज्यों में देखें तो गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है 118 किलोमीटर की। गोवा का कितना है, 118 किलोमीटर का तटरेखा है। अभी हाल के दिनों में गोवा में चुनाव भी चल रहे हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं, आप इनको याद करेंगे ऑर्डर में, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु। अब हम लोग बढ़ते हैं मतलब पूरब की तरफ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब पूरब के हैं और ये सब पश्चिम के थे। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका पूरब में हो जाएगा, ठीक है, ये सब पश्चिम के थे। तो आंध्र का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमा लगती है। आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा रहा है कि भारत के किन राज्यों की समुद्र सीमा समुद्र तट से लगी हुई है, किन किन राज्यों की जो सीमा है समुद्र तट से लगी हुई है, उन सबका नाम आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं यानी क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग कितने का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। क्यों होता है ऐसा अंतर, चूंकि मैंने आपको बताया था कि भारत का जो सीमा है मतलब पूरब से पश्चिम की ओर यदि बढ़ते हैं तो 2933 किलोमीटर है, और इस 2933 किलोमीटर को पार करने में, ठीक है, जब आप मतलब वो देखेंगे ग्लोब के हिसाब से देखेंगे, देशांतर रेखाओं को देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हर 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। तो इतना दूर पार करने में उसको 120 मिनट का लगभग समय लग जाता है। इसलिए कहते हैं
कि पश्चिम से पूर्व की ओर समय का जो अंतर होता है वो लगभग 2 घंटे का हो जाता है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा माना गया है कहाँ पे, तो मानक समय हम लोग मानते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को लेके। ये देशांतर गुजरता कहाँ से है, तो ये प्रयागराज मिर्जापुर, आप लोग तो नाम सुने होंगे, मिर्जापुर का जो वेब सीरीज आया था उससे काफ़ी चर्चित हुआ था, तो इसी मिर्जापुर से होकर के हमारे देश की देशांतर रेखा जो मानक माना गया है वो गुजरती है। भारतीय मानक समय की यह याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, देखिए ये जो हम मानक समय माने हैं 5+5:30 होता है लंदन ग्रीनविच से, तो ये ऐसे जब ऊपर से उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऐसे जब देखा जाती है तो किन किन राज्यों की बाउंड्री को टच करती है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ये पूछा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कुल 5 राज्यों से होकर के ये लाइन जो है गुजरता है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, आपको उत्तर से दक्षिण की ओर याद रखना है। उत्तर से दक्षिण इसका ऑर्डर क्या है, तो पहले उत्तर प्रदेश में जाता है, उसके ठीक नीचे मध्य प्रदेश से होकर के छत्तीसगढ़ को हल्का सा टच करते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए ये रेखा गुजर जाती है। भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे चलता है, प्लस 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा आगे चलता है। अब हम लोग भारत एवं पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से बाउंड्री वगैरह कैसे लगता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारे सामने, भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये सारे देश जो हैं ये सार्क के भी मेंबर्स हैं। सार्क के मेंबर कौन कौन है, तो ये आपको याद रखना होगा। आप मैप के हिसाब से नीचे से जब चलेंगे तो आपको कौन कौन से देश मिलेंगे, आपको मैं एक बार याद करने की कोशिश करता हूँ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हैं जो सार्क के मेंबर हैं और यही देश भारत के लगभग पड़ोसी भी हैं। ठीक है, भारत का स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7। स्थलीय सीमा से कितने देश सटते हैं, 7 देश सटते हैं। भारत के कुल 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पड़ोसी देशों के साथ सटे हुए हैं, तो कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत के जो अपने पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। भारत देश की प्राकृतिक मतलब सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित सीमा वह सीमा रेखा होती है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अध्यारोपित। इनको मानव निर्मित कह लिया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा जो है वो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, क्योंकि तीसरी शक्ति के द्वारा आरोपित किया गया था। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल। स्थलीय सीमा कैसे कैसे मिलती है, तो उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में जब देखेंगे तो अफगानिस्तान से, बहुत छोटा सा बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ हमारा, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब बात करेंगे तो ये मिलती है बांग्लादेश के साथ, कितना, 4096.7 किलोमीटर। कितना, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। सबसे छोटी की जब बात करेंगे तो आपका अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगान के साथ 106 किलोमीटर की बनती है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ये ऐसे हमारे मतलब देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका बाउंड्री जो है वो टच करता है पाकिस्तान को। तो अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछा था, एक पाकिस्तान को टच करने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश तो 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यही आंसर आपका होना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यूनियन टेरिटरी पूछे, पूरा यदि पूछे कि कौन कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलता है, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलता है। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन हैं, तो पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये सभी देश जो हैं ये भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए आप जब सोचेंगे इस चीज़ को तो आपको लगेगा कि भूटान तो बहुत छोटा देश है, इतने सारे राज्य कैसे टच करेंगे। तो देखिए पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये दोनों हल्का सा आपस में टच करते हैं और वहीं पे भूटान से भी टच कर जाते हैं।
और अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा ज़्यादा टच करता है और असम थोड़ा सा उससे कम। मतलब ये चारों राज्य जो आपको दिख रहे हैं ये सब भूटान की सीमा को टच करते हैं। अफगानिस्तान की सीमा को टच करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। ठीक है, इसके पहले आप जम्मू कश्मीर राज्य कहते थे, अभी लद्दाख कहेंगे, यूनियन टेरेटरी। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब चीन की सीमा को टच करते हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख है। ये अक्साई चाइना जो कहा जाता है, अक्साई चीन, उसको टच करता है यहाँ से, उत्तराखंड से भी टच करता है। तो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन है? तो मिजोरम है, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो हैं ये बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर ले आप, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये सब बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड, साथ साथ मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य जो है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इनका जो है आपको क्रम मैं बता देता हूँ, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपको मिल जाएगा इस तरह से क्रम: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनमें से अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। किससे? अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन हैं? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य, यानी कि पाक जल संधि जलडमरू मध्य जो आप कह लीजिए, उसके द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग यानी कि भारत का मेन लैंड जो है तमिलनाडु से पृथक होता है। काफ़ी कम दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, धनुषकोडी से। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती है। किसके किससे? तो नेपाल से भी, भूटान से भी और चाइना से। 3 देशों के साथ सिक्किम जो है उसकी बाउंड्री लगती है। अच्छा, आप में से कौन हमें बता सकता है कि सिक्किम जो है उसको भारत में कब मिलाया गया था और किस आर्टिकल के तहत मिलाया गया था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आगे हमारे सामने पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ लाइन के द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन लाइन के द्वारा अलग होता है और अफगानिस्तान भारत से डूरंड लाइन के द्वारा अलग होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही हॉट टॉपिक बताने वाला हूँ, इसको आप काफ़ी ध्यान देंगे। हमारा जो वायुमंडल है इसकी संरचना को देखिए, इस भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो ये क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल में इस तरह से बांटा गया है पूरे वायुमंडल को। हम देखते हैं कि क्षोभ मंडल कितना से कितना ऊंचाई पे होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो क्षोभ मंडल जो है वो 15 किलोमीटर है आपके सामने ध्रुवों पर और ऐसे 8 किलोमीटर के आसपास है। ये ऊंचाई बढ़ने पर इसका तापमान जो है घटते जाता है, इसकी विशेषता है। और विशिष्ट तथ्य इसमें क्या क्या होते हैं? तो इसी क्षोभ मंडल के अंदर जितने भी आपको मौसमी घटनाएं दिखाई देती है, जैसे आंधी आना, बारिश, बादल इत्यादि जो भी दिखता है आपको, सारा कुछ कहाँ दिखता है? क्षोभ मंडल में दिखता है। आगे आता है संताप मंडल। ये 15 से 50 किलोमीटर मोटा होता है और ये प्रारंभ में तापमान समान होता है, लेकिन 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर तापमान इसमें बढ़ने लगता है। ओजोन गैस 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर इसी में है, किसमें? संताप मंडल में। और इसी में आपका जो हवाई जहाज है वो जाके उड़ता है। हवाई जहाज क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है, क्योंकि वहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, तो उससे उसको बचने के लिए संताप मंडल में उड़ाया जाता है। मध्य मंडल उसके बाद आता है। मध्य मंडल जो है 15 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर आता है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में गिरावट होने लगती है। ऊपरी सीमा मेसोपोज कहलाती है इसकी। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? मेसोपोज। आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे। 80 से लेकर 640 किलोमीटर ऊंचा होता है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा बोरियालिस, ये घटनाएं कहाँ होती हैं? आयन मंडल में होती है। यहीं से रेडियो वेव्स या फिर जो भी कम्युनिकेशन ये हैं, चैनल्स वगैरह हैं, वो सब अपना सैटेलाइट कहाँ से मतलब यूज़ करते हैं? तो ये आयन मंडल से करते हैं। ठीक है, वहीं पे जाकर टकरा करके आता है। और बाह्य मंडल कहाँ है? तो 640 किलोमीटर के ऊपर का जो मंडल है उसको बाह्य मंडल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और इसी तरह के और भी वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो है
आपको समय समय पर मिलती रहें। और अगले वीडियो में हम लोग हिमालय को मतलब देखने वाले, ठीक है, पूरा हिमालय हम लोग अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो अगला ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।